दोस्तों ये होने वाला है इंसीडियस का लास्ट पार्ट, जो कि ये 5th। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल है इंसीडियस पार्ट 2 का। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। एंड नाउ बढ़ते हैं कहानी की तरफ। स्टोरी सेकंड पार्ट के एंडिंग वाले सीन से ही शुरू होती है, जिसमें दिखाया जाता है कार्ल, जोश और डाल्टन की मेमोरी वाइप कर देता है। इसके बाद 9 साल बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है इन सालों में काफी कुछ बदल गया है। जैसे जोश और रेनाय का डिवोर्स हो गया है और डाल्टन, फोस्टर, कैली तीनों रेनाय के साथ रहते हैं। वहीं डाल्टन और जोश के बीच भी दूरियां बढ़ गई हैं। इनके बीच अब वो प्यार नहीं रहा जो हमने पहले देखा था, जिसका कारण भी है क्योंकि इनकी मेमोरीज मिटने के बाद इन्हें कुछ भी याद नहीं कि इनके साथ क्या क्या हुआ था, कि कैसे जोश फर्दर में जाकर अपने बेटे को बचा कर लाया था। क्या हम देखते हैं ये सभी लोरेन के फ्यूनरल पर इकट्ठा हुए हैं। जी हाँ, जोश की मदर अब नहीं रही। फ्यूनरल के बाद रेनाय जोश को बताती है डाल्टन अब कॉलेज जा रहा है, इसलिए जोश चाहे तो वो उसे छोड़ने जा सकता है। इससे इन दोनों की भी दूरियां भी खत्म होंगी। पर जोश को नहीं लगता कि डाल्टन उसके साथ जाना चाहेगा, इसलिए रेनाय कुछ भी नहीं बोलती और वो बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। वहीं जोश को कार्ल दिखता है। उसे लग रहा होता है कि वो उसे जानता है, विच इज डेफिनेटली ट्रू, बट कार्ल उसे कुछ भी नहीं बताता और वो यहाँ से चला जाता है। जोश भी जाने लगता है, बट वो हिम्मत करके डाल्टन से पूछता है कि क्या वो उसे कॉलेज छोड़ सकता है। डाल्टन भी रिप्लाई में कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे जोश खुश हो जाता है, बट उसी दौरान जोश की कार के पीछे हम किसी को उसकी तरफ आते हुए देखते हैं, जो अचानक ही गायब हो जाता है। अब ये कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब वो दिन आता है जब जोश डाल्टन को उसको कॉलेज छोड़ने जाता है। डाल्टन अपने रूम पार्टनर से भी मिलता है, जो कि एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है और इसका नाम क्रिस है। क्रिस के जानने के बाद बातों ही बातों में ये दोनों लड़ पड़ते हैं। दरअसल गुस्से में ये दोनों एक दूसरे को भला बुरा कह देते हैं, इसलिए जोश यहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि इस चीज से ये दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। खैर, डाल्टन क्रिस के साथ कंफर्टेबल हो जाता है जब ये एक दूसरे से बात करते हैं। वहीं नेक्स्ट डे जोश डाल्टन से माफी मांगता है वॉइस मैसेज कर और प्रॉमिस करता है कि वो सब ठीक कर देगा। एक्चुअली सब ठीक करने से जोश का मतलब है उसकी हेल्थ। दरअसल उसे कुछ याद नहीं रहता। अब एज एन ऑडियंस हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कारण है कि उसकी यादें 2 बार मिटा दी गई थी, जिसका उस पर काफी असर पड़ा है। इसलिए उसे कुछ भी याद करने में काफी कठिनाइयां होती है। इसलिए जोश फैसला करता है कि वो अपना चेकअप करवाएगा। दूसरी तरफ डाल्टन अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करता है और उसकी टीचर का नाम एरमैगन होता है। वो सभी स्टूडेंट्स को अपनी बनाई गई सबसे बढ़िया ड्राइंग्स दिखाने को कहती है, बट उनमें से एक स्टूडेंट की ड्राइंग एरमैगन को पसंद नहीं आती है। इसीलिए वो उस स्टूडेंट को अपनी ड्राइंग फाड़ने के लिए कहती है, बट ही डिनाई टू डू दैट। इसलिए एरमैगन उसे डिसमिस कर देती है। अब ये देख डाल्टन अपनी ड्राइंग फाड़ देता है। अब यूं तो डाल्टन की ड्राइंग एरमैगन को काफी पसंद आई थी, बट डाल्टन की हिम्मत देख वो इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो सभी को एक टास्क देती है, विच इज अपनी मेमोरी के डीपेस्ट पॉइंट में जाकर जो भी दिखे उसकी तस्वीर बनाना है। अब डाल्टन अपनी डीपेस्ट मेमोरी में जाकर ड्राइंग करने लगता है। इसके कारण उसकी वो मेमोरी जो मिटा दी गई थी वो ट्रिगर हो जाती है, जिसमें हम उसी रेड डोर को देख पाते हैं जिसके अंदर लिपस्टिक फेस डीमन रहता था। एंड डाल्टन भी उसी रेड डोर की तस्वीर बनाने लगता है, जिस दौरान कोई डीमन उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके कारण उसके हाथ से खून आने लगता है और ये खून उसकी पेंटिंग में भी लग जाता है। इसे देख हमें समझ आता है कि अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी। खैर, ब्लीडिंग के कारण डाल्टन को क्लास छोड़कर जाना पड़ता है एंड वो अपने रूम में आकर अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने लगता है। बट इस दौरान उस पर एक अनजान शक्ति हमला कर देती है। बट सही टाइम पर यहाँ पर क्रिस आ जाती है, जिसके कारण डाल्टन बच जाता है। वो बताती है कि उसने रूम चेंज करवा लिया है, जो बिल्कुल इसी रूम के ऊपर है। अब अलग होने से पहले ये एक पार्टी में चले जाते हैं जो एक स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज की है। वहीं जोश दिखाया जाता है जो डर कर उठता है। यहाँ हम समझ पाते हैं जो डाल्टन के साथ हुआ है उसका असर जोश पर भी हुआ है, क्योंकि जब जोश अपने ब्रेन का MRI स्कैन करवा रहा होता है उसी दौरान मशीन के अंदर जोश फर्दर में चला जाता है, क्योंकि हम आसपास काफी अंधेरा देख पाते हैं। पर जोश को लगता है कि शायद लाइट्स चली गई है, इसीलिए वो डॉक्टर को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। लेकिन इसके बाद एक आत्मा जोश पर अटैक कर देती है, जिससे जोश चिल्लाने लगता है। तभी डॉक्टर उसे बाहर निकाल देते हैं। जोश को उन पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो इतनी देर से खुद को बाहर निकालने के लिए कह रहा था। लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि मशीन में जाने के बाद जोश 15 मिनट के लिए सो गया था और रिपोर्ट्स भी नॉर्मली आई है। इससे जोश कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे नींद नहीं आई थी। खैर, वही डाल्टन क्रिस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो मिलते हैं निक से, इसने इस पूरी पार्टी को अरेंज किया है और ये घर निक का ही है।
बट डॉल्टन को ये पार्टी पसंद नहीं आती, इसलिए क्रिस उसे ऊपर वाले रूम में ले जाती है और ये रूम होता है निक का। डॉल्टन को वॉशरूम से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है एक लड़का कंटिन्यूसली वोमिट कर रहा होता है, इसलिए डाल्टन उसकी हेल्प करने जाता है। बट वो देखता है कि ये इंसान नहीं है बल्कि कोई आत्मा है जो उससे कहता है कि डोर को बंद करो, और डोर से उसका मतलब है रेड डोर को। बट डाल्टन ये देख डर जाता है और वो बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। तभी निक यहाँ पर आकर वॉशरूम में चला जाता है और निक के जाते ही हम देखते हैं डाल्टन की आंख लग जाती है और वो पहुंच जाता है फर्दर में। हालांकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो फर्दर में पहुंच गया है। बट इसके कुछ देर बाद वही लड़के की आत्मा डाल्टन पर वोमिट कर देती है, पर तभी क्रिस यहाँ पर आ जाती है। डाल्टन भी देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब देर रात डाल्टन अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर रहा होता है, जिस दौरान वो सो जाता है और फिर फर्दर में पहुंच जाता है। फर्दर में पहुंच वो क्रिस के रूम में जाता है और उसका कीबोर्ड यूज करने लगता है। इससे क्रिस उड़ जाती है और ये देख वो डर जाता है और वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। अब ये मोमेंट क्रिस के लिए काफी हॉरिफिक होता है, क्योंकि उसने अभी अभी दरवाजे को अपने आप ही बंद होते हुए देखा है। वो समझ जाती है कि इसमें जरूर डाल्टन का ही हाथ होगा, क्योंकि वो अजीब बातें करता है। इसलिए वो उसके रूम में चली आती है और वो उससे आकर पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है। डाल्टन बताता है कि उसकी फर्स्ट क्लास के बाद से ही उसे डेड पीपल दिख रहे हैं, साथ ही वो सोते ही किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ बहुत अंधेरा रहता है। डाल्टन की बातें क्रिस के लिए थोड़ी वियर्ड होती है, बट वो उस पर विश्वास करती है। इसी दौरान उसकी नज़र डाल्टन की ड्राइंग पर पड़ती है, जहाँ हम एक ब्लर फिगर को देखते हैं। अब ये कौन है वो आगे पता चल जाएगा। खैर क्रिस रात डाल्टन के साथ ही बिताती है। वही नेक्स्ट मॉर्निंग जोश एक एक्सरसाइज कर रहा होता है ताकि उसे चीज़ें याद रहें, जिस दौरान हम खिड़की के बाहर किसी को खड़ा देखते हैं और ये वही होता है जिसे फ्यूनरल के समय हमने देखा था जब ये जोश की गाड़ी के पास आ रहा था। खैर ये जो भी है, ये जोश पर अटैक कर देता है। इसे देख हम समझ जाते हैं ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा है, जिससे जोश बचने के लिए ऊपर भागता है। पर यह आत्मा वहाँ भी उस पर अटैक कर देती है, जिससे जोश थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है एंड फर्दर में पहुँच जाता है। जोश को यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसपे बेन बर्टन लिखा होता है और उसके बॉक्स के छूते ही जोश फिर से रियल वर्ल्ड में चला आता है और वो आत्मा भी गायब हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि वो जो भी थी वो जोश को इसी बॉक्स तक लाना चाहती थी। अब जोश इस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें हम उसी आत्मा की फोटो देख पाते हैं, बट आगे जो जोश देखता है उस पर उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि एक फोटो में इस आत्मा के साथ लोरेन की भी फोटो होती है और यहाँ वो समझ जाता है कि बेन बर्टन कोई और नहीं बल्कि उसके पिता हैं। खैर बॉक्स में और भी कई चीजें होती हैं, जैसे कि एक अस्पताल का टैग। जोश को इसके अलावा एक लेटर भी मिलता है जिसे बेन ने ही लिखा है, बट हमें नहीं दिखाया जाता कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन इसे पढ़ जोश इमोशनल और हैरान दोनों हो जाता है। और भी ज्यादा जानने के लिए वो इस अस्पताल में जाकर बेन बर्टन की रिपोर्ट्स को चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके फादर की मौत हो गई थी, वो भी सुसाइड करने से। यहाँ पर उसे दो वर्ड भी दिखते हैं, एक स्लीप पैरालिसिस और एस्ट्रल प्रोजेक्शन। इससे हमें पता चलता है कि जोश के पिता बेन के पास भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर थी और वो भी फर्दर में जाया करते थे। इसलिए जोश को ये शक्ति अपने पिता से मिली है और डाल्टन को अपने पिता से। अब ये पता चलते ही वो सीधा रेनाई के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डाल्टन क्रिस को साथ देखते हैं। क्रिस ने इंटरनेट से स्पेक्स और टगर की वीडियो ढूंढ निकाली जिसमें वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब डाल्टन को एलिस के जरिए सब कुछ फर्दर के बारे में पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब तो सेम मेरे साथ भी हो रहा है। ये देख उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, साथ ही उस रेड डोर के भी बारे में, क्योंकि निक के रूम में जो आत्मा थी वो भी दरवाजे को बंद करने के लिए कह रही थी। इसलिए डाल्टन को लगता है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसलिए वो क्रिस को लेकर वापस निक के घर में चला जाता है छुपकर, और वहां जाकर वो सोता है ताकि वो फर्दर में चला जाए। अब डाल्टन तो फर्दर में चला जाता है, लेकिन उस दौरान लिपस्टिक फेस डीमन क्रिस पर अटैक कर देता है। डाल्टन पर भी कुछ आत्माएं फर्दर में अटैक कर देती है, इसलिए वो वापस रूम में चला आता है और उसका सामना होता है लिपस्टिक फेस डीमन से। बट वो उससे कैसे भी बचकर अपनी बॉडी में चला आता है। वो देखता है कि क्रिस ठीक है, बट इस इंसिडेंट से वो काफी डर जाती है, इसीलिए वो डाल्टन की मदद करने से मना कर देती है। वहीं जोश रेनाई के पास जाकर उससे अपने पिता के बारे में बताता है और साथ ही वो लेटर भी दिखाता है जिसमें हम लिखा हुआ देखते हैं, दिस एंड्स विद मी। अब दोस्तों इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बेन जानते थे कि उनके पास एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर है और वो डेड वर्ल्ड में चले जाते थे, लेकिन वहाँ पर जाना कितना डेंजरस है आप जानते ही हो। कुछ आत्माएं आपके पीछे पड़ सकती हैं, इसीलिए बेन ने सुसाइड कर लिया ताकि वो इन आत्माओं से अपनी फैमिली को बचा सके, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगा वो फर्दर में पहुंच जाएगा, इसलिए खतरा हमेशा बना ही रहेगा।
जोश उसे अपने पिता की फोटो भी दिखाता है और उसे बताता है कि जो इंसान 40 साल पहले मर चुका है वो कैसे उस पर अब अटैक कर सकता है। इसलिए उसे लगता है कि शायद वो पागल हो चुका है। बट यहाँ पर रेनाए समझ जाती है कि आखिर क्या चल रहा है, इसलिए वो उसे सब कुछ सच बता देती है फर्दर के बारे में कि कैसे वो घोस्ट वर्ल्ड में चला जाता था जहाँ एक आत्मा उसके पीछे पड़ गई और वो था ब्राइड इन ब्लैक। और उसके बाद जोश ने अपनी ही फैमिली मेंबर्स को मारने की कोशिश की थी, पर जोश को कैसे भी बचा लिया गया और उसकी मेमोरी मिटा दी गई। रेनाए बताती है कि इसके बाद फोस्टर भी काफी डर गया था, इसलिए वो हमेशा उसे झूठ बोलती आई थी कि वो उसके पिता नहीं थे और जो भी देखा वो बस एक सपना था। और इसी का कारण है कि रेनाए ने जोश से डिवोर्स ले लिया क्योंकि वो अपनी जिंदगी इस तरह से जीना नहीं चाहती थी। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली हमें डाल्टन दिखाया जाता है और वो फोस्टर से पूछता है कि जब वो कोमा में था तो क्या क्या हुआ था, क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी कोमा में गया ही नहीं। फोस्टर उसे बताता है कि उसे हल्का सा याद है कि हम बेसमेंट में थे और कोई हम पर अटैक कर रहा था। और ये वही सीन होता है जब जोश के अंदर ब्राइड इन ब्लैक था, तब उसने जोश की फैमिली को मारने की कोशिश की थी। अब फोस्टर की बात सुनते ही डाल्टन सीधा अपने घर पे चला आता है और पेंटिंग में उस ब्लर फिगर को कंप्लीट करता है। और ये एक आदमी होता है जिसने हाथ में हथौड़ा ले रखा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जोश ही है। अब हम तो जानते हैं कि उसके अंदर ब्राइड इन ब्लैक थी, पर ये बात डाल्टन को याद नहीं है, इसलिए ये देख वो चौंक जाता है। उसे लगता है कि इन सब का कारण उसके पिता ही हैं। तो अभी इस ड्राइंग से वो हथौड़ा बाहर आ जाता है और जैसे ही जोश इसे पकड़ता है उसे बेसमेंट का वही सीन दिखने लगता है जिसमें जोश अपने बेटे डाल्टन पर हथौड़े से वार करने वाला है। ये देख डाल्टन जोश को रोकने की कोशिश करता है और ऐसा करते ही वो सीधा फर्दर में पहुंच जाता है, वो भी रेड डोर के अंदर जहाँ लिपस्टिक फेस डीमन ने उसे बचपन में कैद कर रखा था। यहाँ जोश को धीरे धीरे कुछ चीजें याद आ रही होती है, तभी उस पर लिपस्टिक फेस डीमन अटैक कर देता है, जिसके तुरंत ही बाद रियल वर्ल्ड में डाल्टन की आंख खुलती है एंड हम समझ पाते हैं कि इसके अंदर लिपस्टिक फेस डीमन आ चुका है, यानी कि डाल्टन अभी भी फर्दर में है और लिपस्टिक फेस डीमन ने उसे वहां पर कैद कर लिया है। हम देखते हैं कि क्रिस यहाँ पर आ जाती है, पर जब वो डाल्टन का फेस देखती है वो डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट लिपस्टिक फेस डीमन उसे भागने नहीं देता और वो उसे बेहोश कर देता है। वहीं फोस्टर जोश और रेनाए के पास पहुंच उन्हें डाल्टन की पेंटिंग दिखाता है जिसमें जोश हैमर लिए हुए हैं। रेनाए समझ जाती कि उसे भी कुछ चीजें याद आ गई हैं, यानी कि वो इस वक्त फर्दर में जरूर होगा, साथ ही ये भी कि वो मुसीबत में है। इसलिए जोश फर्दर में जाने का फैसला करता है और वहाँ पर पहुंच वो डाल्टन को बचाने लगता है। वह रियल वर्ल्ड में लिपस्टिक फेस डीमन को इसका एहसास हो जाता है, इसीलिए वो डाल्टन की बॉडी छोड़ उन्हें रोकने चला जाता है, बट जोश डाल्टन को रेड डोर से बाहर ले आता है। बट लिपस्टिक फेस डीमन उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, इसलिए जोश उस दरवाजे को पकड़ लेता है। वो डाल्टन की भी हेल्प मांगता है, लेकिन डाल्टन सिर्फ वहीं पर खड़ा रहता है। ये देख उसे लगता है कि शायद डाल्टन अभी भी उससे नाराज है और उसे कुछ भी याद नहीं आया, इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है और डाल्टन चला भी जाता है। डाल्टन के जाने के बाद जोश को लगता है कि वो यहाँ पर फंस गया है, क्योंकि अगर वो यहाँ से हटा तो लिपस्टिक फेस डीमन उसके बेटे के पीछे पड़ जाएगा। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ये रेड डोर धीरे धीरे काला होने लगता है, यानी कि ये गायब हो रहा है और ये कर रहा होता है डाल्टन। दरअसल रियल वर्ल्ड में पहुंच वो अपनी पेंटिंग को काला करने लगता है, यानी कि वो इसे खराब कर देता है ताकि इनके बीच कनेक्शन टूट जाए और लिपस्टिक फेस डीमन उस दरवाजे के पीछे ही कैद हो जाए। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ये दरवाजा खत्म हो जाता है, इसके पीछे लिपस्टिक फेस डीमन फंस जाता है और अब जोश भी वापस आने लगता है, जिस दौरान उसे अपने पिता की आत्मा दिखती है। उन्हें देख जोश खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके पिता कोई बुरे इंसान नहीं थे, क्योंकि जिंदगी भर उसे यही लगा था कि उसके पिता एक बुरे इंसान थे जिन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया। जोश के पिता भी जोश को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद जोश भी अपनी बॉडी में चला आता है, तभी डाल्टन कॉल करके जोश के बारे में पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं, और ये देख हम समझ जाते हैं कि अब इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है। वही नेक्स्ट डे जोश डाल्टन के पास जाता है और वो देखता है कि डाल्टन ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें जोश ने डाल्टन को गोद ले रखा है, और ये वही सीन है यानी कि पहली मूवी का, जब जोश डाल्टन को बचाकर फर्दर से ला रहा था। इन दोनों का भी रिश्ता अब सुधर गया है और इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी इंसीडियस चैप्टर 5 द रेड डोर की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैंने ऑलमोस्ट चीजें स्टोरी के दौरान ही बता दी है, फिर भी आपके दिमाग में कुछ हो तो आप कमेंट कर लेना। बट एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, दैट इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस फ्रेंचाइजी। तो इस फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर जेसन ब्लम का कहना है कि 5th पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि इसकी वेल एंडिंग हमने कर दी है। बट उन्होंने कहा है कि ये इसका एंड नहीं होगा, अगर फ्यूचर में कोई अच्छी स्टोरी लेकर आएगा या फिर कोई आइडिया तो हम इस पर जरूर काम करेंगे। बट प्रेजेंटली वी विल टेक अ लॉन्ग रेस्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइजी।
मतलब कि फ्रेंड्स 5-6 साल तक तो शायद ही ये इसकी तरफ मुड़ के भी देखे। बट अगर आपको ये फ्रेंचाइजी पसंद है तो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड दैट इज इसकी एक स्पिन ऑफ मूवी पर काम चल रहा है बाय द नेम ऑफ थ्रेड एंड इंसीडियस टेल, जो कि बेसिकली बेस्ड होगा फर्दर इंसिडेंट पे। हमने देखा था कि सारी चीजें रेनाई फैमिली के साथ ही हो रही है, जो कि फर्दर में चल रहा है, बट इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे फर्दर की आत्माएं और लोगों पर भी अपना असर छोड़ जाती हैं और उनके साथ भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। लेकिन एक और न्यूज आपके लिए है, अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए इस स्पिन ऑफ के ऊपर तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस पर भी काम कर रहा हूं और ये एक फेस कैम वीडियो होने वाली है जिसमें मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को एंड। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।